नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज के तहत देखिए हम जो है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लाए हैं और इसके तहत जो हम है फरवरी का ये हमारा दूसरा है और ये इसमें 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। तो आइए देखते हैं। और यदि आपने मेरा पीछे का क्लास नहीं देखा हुआ करंट अफेयर्स का तो आप लोग उसको भी देखिए, क्योंकि जब तक आप पीछे से देखेंगे नहीं तो एक लिंक नहीं बना पाएंगे। और न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका भी यही है कि जब आप डेली पढ़ेंगे तो आप जो है खबरों से एक लिंक बनाने में सफल रहेंगे और यही जो है आपकी चीज़ें बेहतर करेंगे। देखिए ये टाइम टेबल है, कुछ देख लीजिए। अब की बार मेंस पार जो हमारा बैच है उसको लेकर के हम मंडे टू फ्राइडे जो है प्रत्येक दिन जीएस पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, फिर 5, 6, 1, 2, 3, 4 मतलब सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक पेपर से प्रश्न पत्र यहाँ करवाते हैं और उस प्रश्न का मॉडल आंसर भी आपको देते हैं। साथ ही साथ कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे निष्कर्ष लिखा जाए, मतलब मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के जो भी आपकी समस्याएं रहती हैं उसके निदान का प्रयास इस बैच के माध्यम से किया जाता है। और ये सप्ताह में जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स है शनिवार को वो तो आता ही रहता है। तो आप प्रत्येक दिन जो है वो सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। और वो डेली इसलिए करें क्योंकि आपका एक वीडियो भी छूटेगा तो आपको और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं तो फिर वो पेंडिंग हो जाएगा। और यहाँ क्या है कि आप डेली अगर चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी धीरे धीरे तैयारी होती रहेगी और एक समय के बाद आप इतना सहज होंगे आपको लगेगा कि हमारा तो बहुत सा क्वेश्चन सर ने तैयार करवा दिया। तो इसका लाभ लीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहला हमारा जो है करंट अफेयर्स है कि सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम जो कोलकाता में था अब विजय दुर्ग कहलाएगा, मतलब उसका नाम जो है अब विजय दुर्ग हो गया है। और थोड़ा सा जानिए फोर्ट विलियम के बारे में कि फोर्ट विलियम का जो निर्माण है वो 1781 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के समय हुआ था। मतलब इस जो फोर्ट विलियम का जो स्थापना हुई थी वो 1781 ईस्वी में हुई थी। इस समय मतलब इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर जो है वो रखा गया है। देखिए ये तो करंट की चीज़ें हो ही गई और ये इतिहास से भी रिलेटेड चीज़ है। ये विलियम फोर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और ये इतिहास के बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि वहाँ से भी प्रश्न बन जाए। तो करंट प्लस इतिहास जोड़ करके आपको देखना होगा। और वर्तमान में यह सेना के जो है पूर्वी कमान का मुख्यालय है जो हुगली नदी के, देखिए कौन सी नदी है, हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। अब आप कहेंगे कि सर कुछ ज़्यादा नहीं फैक्चुअल हो रहा है, तो देखिए ये हमारा ये तनिक भी उद्देश्य नहीं है कि हम आपको फैक्ट के मकड़ जाल में उलझाएं, लेकिन क्या करिएगा, आयोग का आप अगर इधर विगत वर्षों का पेपर देख रहे होंगे तो उसको फैक्ट से बहुत प्रेम हो गया है और इसी वजह से जो है जब बच्चे प्रीलिम्स दे करके निकलते हैं तो वो बहुत परेशान दिखते हैं। तो उसका उपाय यही है कि जब आप पढ़िए अपने टॉपिक को तो थोड़ा सा फैक्चुअल होकर पढ़िए, क्योंकि इन फैक्ट का प्रयोग देखिए पीटी में तो आप करेंगे ही करेंगे और मुख्य परीक्षा में भी आप अपने दावे को, अपने उत्तर को ज़्यादा प्रमाणिक बनाने के संदर्भ में कर सकते हैं। तो फैक्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अब ये भी हम कहेंगे कि आयोग कभी कभी कुछ अनावश्यक फैक्ट पूछता है तो हम ये आपसे सुझाव देंगे कि उन फैक्टों के पीछे मत भागिए। 2-4 क्वेश्चन हर बार उसका उलझुल रहता है तो उसको दूर से ही नमस्कार करके जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ उलझेंगे या आप ये कसम खाएंगे कि नहीं वो जो 4-6 फैक्ट की चीज़ें आती वो भले सबका गलत हो जाए मेरा सही होगा, तो विश्वास मानिए कि आप वो 4 भले किसी तरीके से सही कर लें बाकी सब गलत कर जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क वही है कि कुछ चीज़ों को वैसे भी अगर आपका प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आप 100 क्वेश्चन कर लीजिए तो बहुत अच्छी स्थिति में है। और इस बार तो जो स्थिति है 80 पे भी बच्चे संघर्ष करते मिल रहे हैं, तो इतना कंपटीशन में नहीं है। तो प्रश्न में छोड़ना भी सीखिए, सबको टैकल करने की ज़रूरत नहीं है, सबके बारे में बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये तो खैर हम मेंस में डिस्कस करते रहते हैं। जो हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है फोर्ट विलियम में
फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है वो स्थापना भी हुई थी, और वो स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 ईस्वी। और देखिए मैंने इसीलिए फैक्ट के बारे में बताया कि देखिए ये जो है यही फैक्ट आपके पीवाईक्यू में प्रीलिम्स में 23 या 24 में ही ये पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने की थी। मतलब फोर्ट विलियम में ही जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुई थी। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद 1963 में फोर्ट विलियम पूर्वी जो सेना का है वो मुख्यालय बना था। इसके पहले पूर्वी सेना का मुख्यालय कहाँ था? तो वो लखनऊ में था। तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण चूंकि ऐतिहासिक घटना है, इतिहास रिलेटेड है, और अभी करंट में ये चीज़ें आई हैं, तो बहुत संभावना कि यहाँ से प्रश्न बने, और यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप इतना पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप करने में सक्षम रहेंगे। फिर दूसरा, एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ। अब इसमें सबसे पहले तो यही जानिए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। संस्करण कौन था? तो 15वां संस्करण था। और ये सब ध्यान देना है, क्योंकि एक स्टेटमेंट में ही दे दे कि इसका जो संस्करण था 14वें संस्करण का जो आयोजन हुआ बेंगलुरु में हुआ, तो वो अपने आप में गलत हो जाएगा। 15वां संस्करण था। और इसको आप ये भी जानिए कि ये द्विवार्षिक प्रोग्राम है, मतलब एक साल के बाद ही आता है, मतलब प्रत्येक दूसरे वर्ष इसका आयोजन होता है। तो वही मैंने इसको यहाँ भी बताया है। और थीम इसकी क्या थी? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये इसकी थीम है, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये 3-4 पॉइंट है। अगर एरो इंडिया 2025 से प्रश्न आएगा तो इसी में से पूछेगा और आप जो है बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप लोग सोचते होंगे कि सर जो है रोज प्रचार करते हैं तो क्या करें, ये संस्थान की बाध्यता है। संस्थान की जो टीम है वो कहती है कि सर थोड़ा सा प्रचार भी होना चाहिए, क्योंकि संस्थान के आर्थिक समृद्धि जो आएगी वो इसी के माध्यम से आएगी। तो आप लोग जो है इसको भी देखें। देखिए 2 बैच है मुख्य परीक्षा को लेकर के। एक तो हमारा फुल बैच है जो 4,999 रुपये जिसकी फ़ीस है, मतलब बेहद कम है मार्केट से। और दूसरा जो भी रिसेंटली शुरू हुआ है वो पेपर 6 को लेकर के है, और इसकी फ़ीस मात्र 999 रुपये है। तो आप दोनों में से जो भी उचित समझें, जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप ले सकते हैं। और अगर हमारा कोई एक पेपर का भी आप लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। इसके तहत देखिए हम करते क्या है कि डेली आपको प्रश्न देते हैं, शाम तक आपको उसको लिख के दिखाना होता है। फिर रात में 8 बजे तक होता क्या है कि आपकी जो है कॉपी चेक कर दी जाएगी, और 10 बजे तक जो है मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। देखिए इसी तरीके से प्रत्येक टेस्ट में जो भी आपको प्रश्न दिया जाएगा जब आप करके भेजेंगे तो प्रॉपर वे में मार्किंग की जाएगी। कहीं से कोई भी गलती है तो उसको जो है वो सही करा जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी नंबर कटा है तो क्यों कटा है वो बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस हम नंबर चढ़ा के छोड़ दिए। जनरली हम लोग देखते हैं बहुत लोग क्या करते क्या हैं, और नामी जो कोचिंग है उनकी मैं स्थिति बता रहा हूँ कि अगर आपकी कॉपी चेक हुई बस नंबर चढ़ाते चले गए। अब लड़का अगर 12 में 4 नंबर पा रहा है, 3.5 नंबर पा रहा है, तो क्यों पा रहा है उसका कोई कारण नहीं है। तो जब तक आप उसके कारण को नहीं बताएंगे, उसकी कमियों को नहीं बताएंगे, तब तक वो सुधार कैसे करेगा। तो इसीलिए कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कमेंट तो संस्थान के द्वारा जो कॉपी चेक होती है वो तो वहाँ किया ही जाता है। उसके बाद फिर इसी तरीके से आपको जो है मॉडल आंसर भी दिया जाता है कि मतलब आप कमेंट से भी लाभ लीजिए, फिर आपके पास एक मॉडल आंसर भी उससे रहे, ताकि जब आप अगला उत्तर लिखिए तो इस मॉडल आंसर को दिमाग में रखिए। और कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पाठ, कैसे निष्कर्ष, प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, क्रमबद्धता कैसे लाई जाए, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए सूचना समाप्त हुई। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई है, मणिपुर में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आप सभी जान रहे होंगे कि पिछले करीब 21-22 महीनों से मणिपुर जो है बहुत अशांत रहा है, और वहाँ की जो घटनाएं हुई हैं विशेषकर महिलाओं को लेकर के जो वहाँ हिंसकृत हुआ है, उनके साथ जो बर्बरता हुई है,
उसे जो है प्रत्येक मतलब देश का नागरिक जो है वो बहुत उद्वेलित था, बहुत परेशान था। तो इस कड़ी में वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो है वो फाइनली इस्तीफा दे दिया। और हम तो इनके इस्तीफे की मांग मैंने जब पहला वीडियो अपना बनाया था, आप जाइए चेक करिए, सबसे पहला वीडियो ही मेरा मणिपुर पे था। और मैंने उसी समय कहा था कि इनको जो है नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन यदि ये नहीं दे रहे हैं तो यहाँ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भले ये उनके पार्टी से समर्थित हैं, लेकिन इन्हें जो है वो हटा दिया जाए। बहरहाल केंद्र सरकार की भी जो चीज़ें रही हों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जा कर के इन्होंने इस्तीफा दिया है और यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। चूँकि यहाँ का जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन इसे जो है अब निलंबित किया गया। आप सभी जानते हैं जब आपातकाल लगाया जाता है तो ये फिर संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधानसभा का क्या करती है, भंग करती है कि निलंबित करती है कि बर्खास्त करती है, तो वो तो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। पिछले 21 महीने से हिंसा की चपेट में था और यहाँ कुकी एवं मैतेई दो समुदाय के लोग के बीच ये संघर्ष है। और देखिए, इन संघर्ष के बारे में यदि आपको जानना हो तो ज़रूर वो मेरा वीडियो देखें। मैंने पूरा डिटेल से बताया है कि कैसे जो है ये दो मणिपुर की जो जनजातियाँ हैं, इनमें जो है बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई, उसके सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सारे पहलुओं को मैंने बहुत अच्छे से टच किया है। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखें। फिर नंबर 4 है पंचायतों के सशक्तिकरण में दक्षिण भारत का दबदबा, यूपी की भी बड़ी छलांग। देखिए, 10 वर्ष के बाद पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, देखिए ये याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया वो 10 वर्ष के बाद जारी किया गया है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसमें एक पार्टी है पंचायती राज मंत्रालय प्लस भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा, ये दोनों ने मिलकर इसको जारी किया है। और अगर इसमें रैंकिंग की बात की जाए तो नंबर 1 पे है कर्नाटक। जैसा कि मैंने हेडिंग में ही दिखाया है कि सशक्तिकरण में दक्षिण भारत का दबदबा, तो दबदबा कैसे? नंबर 1 पे कर्नाटक है और नंबर 2 पे केरल। आप लोग इसको इसलिए भी याद रखिए क्योंकि जनरली आप लोग केरल अगर कहीं आ जाता है तो चूंकि केरल इतना विकसित है हर चीज़ों में, तो पहला दिमाग में यही जाता है कि थोड़ा सा भी आप चूकेंगे तो केरल लगा के चले आएंगे, और ये गलती नहीं करिए। और आयोग ऐसे प्रश्न को तो जरूर देता है कि जहाँ केरल ना हो लेकिन वो ऑप्शन में रहता है। तो चूंकि 10 वर्ष के बाद ये रिपोर्ट आया है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और चूंकि इसमें कर्नाटक शीर्ष पे है, फिर दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे महाराष्ट्र है और पांचवें पे जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश है। और यही उत्तर प्रदेश के लिए जो कही गई है कि बड़ी छलांग है, क्योंकि ये इसके पहले जो 2014-15 में जो ये हुआ था तो उसमें जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग थी वो 15वीं थी। मतलब 15वीं से उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 2014-15 में 15वीं थी, जो घटकर 5वीं हो गई है। मतलब योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे तो यही प्रतीत होता है। अब ये तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग बताएंगे कि उनको जो है कैसा लग रहा है योगी जी का कार्यकाल। पिछले 10 वर्षों में पंचायतों के आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% की जो है वो वृद्धि हुई है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अब क्या है, जो आयोग प्रश्न पूछता है वो एक वन लाइनर टाइप में नहीं पूछता, वो 2-3 स्टेटमेंट देके पूछता है। और इस बार तो देखे होंगे 2 तो एटलीस्ट रहते ही रहते हैं, और उसमें कभी कभी दोनों सही होते हैं और कभी कभी एक गलत होता है, और कभी कभी ऐसा तो दोनों गलत होते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा इसका। तो हो सकता है कि एक पॉइंट बना करके यही दे दे। फिर इसमें थोड़ा सा कुछ परंपरागत चीज़ें भी देख लीजिए कि संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कई अधिकार दिए गए। आप सभी जानते होंगे कि जो पंचायतों को जो अधिकार दिए गए 29 अधिकार हैं, फिर नगर निकायों को 28 अधिकार दिए गए। ये सब इसी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस सूचकांक का जो उद्देश्य है पंचायतों के सशक्तिकरण की जो स्थिति है उसको जानना है। मतलब ये जो
पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स जारी किया गया, तो वो इसलिए लाया गया क्योंकि 10 वर्ष चूँकि लंबा समय बीत गया था और ऐसी स्थिति में जो हमारे स्टेट हैं वो अपने पंचायतों मतलब जो एक शासन प्रशासन की जो एक अवधारणा है कि तृणमूल स्तर तक शासन मतलब प्रशासन आपके द्वार वाली संकल्पना को लेकर के राज्य सरकारें कितना अवेयर हैं या इस दिशा में कितना सार्थक प्रयास कर रही हैं। तो इसी कड़ी के लिए लाया गया था और ये सारी रिपोर्टें हैं। कर्नाटक शीर्ष पे है, उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप जो है गलत नहीं करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो ज़रूर आप लोग पढ़िए। अगर आप लोग स्टार बनाते होंगे तो ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत संभावना है कि आपके आरओ या कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जाम में ये देखने को मिले। फिर देश का पहला सहकारिता विद्यालय विश्वविद्यालय, देखिए जब भी मैं बताया हूँ कि जब भी देश का पहला, राज्य का पहला, विश्व का पहला कोई भी घटना हो तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होती है। और चूंकि देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो ये जरूर महत्वपूर्ण है कि इससे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले स्थापना कहाँ हो रही है? गुजरात में। अब इससे भी अगर अंदर जाके पूछे तो गुजरात के आणंद में स्थित जो है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट में जो है ये सहकारिता जो है विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसको इरमा भी शार्ट में बोलते हैं। और इस विश्वविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा जाएगा। मतलब एक स्वतंत्रता सेनानी थे गुजरात के त्रिभुवन दास पटेल, उन्हीं के नाम पर इस सहकारिता विश्वविद्यालय का नाम होगा, जिसमें नियमित डिस्टेंस और ई लर्निंग मोड पर पढ़ाई होगी। देखिए इसमें जो है आप रेगुलर क्लास कर सकते हैं, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करते हुए भी प्रयास पढ़ सकते हैं, और फिर डिस्टेंस लर्निंग मतलब दूरस्थ शिक्षा भी जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आप जानिए, क्योंकि देश का पहला है तो बहुत जरूरी है। फिर छठवां देखिए, ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की है, जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जो है वो मुहर लगा दी है। और आप जानते होंगे कि जो भी इनकी जो नियुक्ति होती है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो वो 3 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें पीएम होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई एक मंत्री होता है। तो वही इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो इसमें अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदस्य थे, और इसमें जो है राहुल गांधी जी थे, और पीएम द्वारा जो नामित एक मंत्री थे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। तो इन तीनों लोगों की कमेटी ने मिल करके जो है 3 सदस्यीय जो है वो चयन समिति बनी, और इसके माध्यम से जो है ज्ञानेश कुमार का चयन किया गया। और यहाँ जो है विपक्ष जो है ये आरोप भी लगाता है कि इसमें हमारी चीज़ें सुनी नहीं जाती हैं। और जब भी विपक्ष कोई भी रहे, चाहे आज कांग्रेस है या कल को भाजपा रहती है, तो जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में रहती तो भी अपने ही हिसाब से अपने लोगों को बैठाना चाहती है। तो ये सब चीज़ें आम हो गई हैं राजनीति में, और इसके तो हम लोग आदी हो गए हैं। लेकिन चीज़ों में चूँकि ये महत्वपूर्ण पद है, और आप सभी जान रहे होंगे चुनावों को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के तमाम सहमतियां जो है वो लोगों के बीच में है। तो ऐसे में जो इनकी नियुक्ति होनी चाहिए वो वाकई में बहुत निष्पक्ष बॉडी के तहत होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के भी जो है, अगर ये प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के जो है अगर नेता हो जाए, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित कोई एक जस्टिस हो, तो ये कुछ ज़्यादा थोड़ा सा और तार्किक बनेगा। क्योंकि आप सोचिए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो तो सत्ताधारी पार्टी के ही हैं, और दोनों के बहुमत से तो हमेशा जो है सत्ता पक्ष में जो भी रहेगा वो अपने मनमर्जी के व्यक्ति को यहाँ बैठा पाएगा। और ये लोकतंत्र में तो ये नहीं होता है। लोकतंत्र में तो ये होता है कि भाई सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सबकी आवाज़ सुनी जाए। तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अब ये हमारा सुझाव है, हम ऐसा चाहते हैं। अब सरकार क्या चाहती है, मोदी जी क्या चाहते हैं, वो तो वही जाने। फिर 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये भी याद रखिए कि ये जो ज्ञानेश कुमार हैं 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। मार्च 2024 से जो है
ये निर्वाचन आयुक्त के पद पर भी कार्यरत है। मतलब ये अभी वर्तमान में जो है वो निर्वाचन आयुक्त थे। कार्यकाल इनका 26 जनवरी 2029 तक होगा, मतलब ठीक ठाक कार्यकाल इनके पास है। सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी जो है वो निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्यरत है। आप सभी जानते होंगे जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय होती है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार हैं और 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उसमें एक सुखबीर सिंह संधू हैं और एक विवेक जोशी हैं। विवेक जोशी की नियुक्ति जो है वो भी एकदम जस्ट अभी हाल ही में हुई है और ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहा, सरकार से इनकी चीज़ें ठीक ठाक रही, तो ये अगले देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास समय अभी 58 साल के हैं और 6 वर्ष का इनको पूरा कार्यकाल मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष या 6 वर्ष का होता है, तो ये भी आप जानते रहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना हुई इस हफ्ते, आप इसको भी देखें। फिर एक पनडुब्बी जो है मत्स्य 6000, सबसे पहले तो ये जाने कि मत्स्य 6000 है क्या। आपसे यही पूछ ले कि मत्स्य 6000 क्या है। एक पनडुब्बी, एक एयरक्राफ्ट, फिर कह दे कि एक जहाज, तो एक मिसाइल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मत्स्य मतलब मछली, मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है, गहरे जल में रहती है, तो ये पनडुब्बी है। तो इसका आप ऐसे ही नाम से भी कुछ कुछ लगा सकते हैं। और भारत की 4थी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी, मतलब इसका जो प्रयोग होगा वो थोड़ा सा गहराई में जा कर के चीज़ों के अन्वेषण करने में होगा। मत्स्य 6000 पनडुब्बी को 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 के दौरान चेन्नई के पास कट्टुपल्ली पोर्ट पर स्थित L&T शिप बिल्डर सुविधा में परीक्षण किया गया, जिसमें ये सफल रही। आप सभी जानते होंगे कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट होता है या जहाज होता है या पनडुब्बी होती है या कोई भी चीज़ होता है तो पहले उसका ट्रायल किया जाता है और जब वो उस पर सफल होती है तब इसको जो है कमीशन किया जाता है। तो इसी प्रयास में है और हो जल्दी ही आप इसको जो है प्रॉपर वे में काम करता हुआ देखेंगे। तो मत्स्य जो है 6000 ये जानिए। और ये साइंस टेक के लिए उपयोगी है। और साइंस टेक में देखिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, स्पेस से आ जाते हैं, फिर जो वेपन्स हैं, जो मिसाइलें हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं, देखिए इस बार मिसाइलों को लेकर के पूछ लिया था। तो बस यही सारी जो घटनाएं होती हैं, जो भी इसमें जो विकास होता है तो उसी से प्रश्न पूछा जाता है। फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, मतलब AI एक्शन समिट जो है ये आयोजित हुई है और इधर अभी अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो ये बहुत चर्चित भी रहा है। तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है। तो सबसे पहले आयोजन फ्रांस में और कहाँ, पेरिस में, 10-11 फरवरी 2025 के बीच। ये टाइम याद रखिए क्योंकि अब जो है आयोग टाइम भी पूछ रहा है। तो 10 से 11 फरवरी के बीच हुआ है। अध्यक्षता कौन किया है, तो भारत और फ्रांस ने जो है सम्मिलित रूप से, मतलब भारत ने भी इसकी सह अध्यक्षता की है। और आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे मोदी जी हाल ही में फ्रांस गए थे, उसके बाद फिर जो है वो वहाँ से अमेरिका गए, तो वहाँ से भी आप लिंक करिए। इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस, चीन और भारत सहित 58 देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर जो है वो हस्ताक्षर भी किया है। और इसमें AI की शक्ति की सकारात्मक उपयोग की बात की गई है, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी में अनगिनत जोखिम है। आप सभी जान रहे होंगे कि इस समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर के अगर बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं तो उतनी ही इसमें नकारात्मक चीज़ें भी दिख रही हैं। और वर्तमान समय में इसको जो है बहुत मतलब नियंत्रित तरीके से और बहुत कुशलता से इसके उपयोग करने की ज़रूरत है। तो उसी को लेकर के जो वैश्विक स्तर पर जो ये समिट हुआ, इसका आयोजन का उद्देश्य यही था कि मतलब अगर इसके फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए आगे की जो है वो रणनीति बनाई जाए। और फिर अगले AI समिट का जो आयोजन होगा वो भारत में होगा। और भारत भी जो है इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास कर रहा है। और उसके प्रयास को आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि जो अगला हमारा AI समिट का आयोजन होगा
वो भारत में होगा। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो फैक्ट है। तो इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप भी इसको जो है 2 स्टार का क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनको तो अब थोड़ा सा मज़ा मिल रहा होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है 2017 के बाद हो रही है, मतलब 2017 के बाद हुई नहीं थी। और इसमें जो है कुल 8 टीमें खेल रही हैं। इसमें ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप ए में भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है। 4 टीम इधर है और इधर है इंग्लैंड, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। 4 टीम इधर है। कुल 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता था? तो पाकिस्तान ने जीता था। मतलब जो इसके पहले हुआ था तो उसका जो विजेता था पाकिस्तान था। और भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे देश हैं कि इस ट्रॉफी को जो है 2 बार जीत चुके हैं। तो अभी ये मैच चल ही रहा है। तो जब इसका फाइनल आएगा तो कौन टीम जीत रही है, हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारी भारतीय टीम जीते। तो जो भी इसमें होगा, जो भी सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, क्या स्थिति रहेगी, तो इसके बारे में हम बताएंगे। और इसको इसलिए अभी हम करवा दिए हैं कि आप लोग इसको जानते रहिए। आप भी न्यूज़पेपर में इसको पढ़ेंगे तो फॉलो करिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण खेल इवेंट है और यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। और जब इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा तो फिर हम इस पे एक और वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर्स में, तो उस समय इसके डिटेल्स में देंगे। फिर 38वें खेल राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ। आप सभी जान रहे होंगे, यदि आप लोगों ने PYQ देखा होगा तो कई बार तो यही पूछ लिया है कि जो राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ उस वर्ष तो कहाँ आयोजित हुआ। लेकिन अब आप आयोग से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इतना सीधा सीधा वो पूछेगा, क्योंकि अब आयोग जो है थोड़ा सा अपने नेचर को बदल चुका है। वो अब थोड़ा डेप्थ में जाके चीज़ें कर रहा है। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच जो है वो आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ। तो यूके में आयोजित हुआ। कब हुआ? 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच। शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जो है मौली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मौली मतलब वही जो मोनाल पक्षी है, जिसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी का दर्जा भी प्राप्त है, वही इसका शुभंकर, ये है मौली। और शीर्ष रैंकिंग में यदि बात की जाए इसमें, तो शीर्ष रैंकिंग में सबसे पहले रैंकिंग तो सर्विसेज की है। फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे हरियाणा है, चौथे पे कर्नाटक, 5वें पे उत्तर प्रदेश। तो ये रैंकिंग देखिए। और उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है, यूपी की जो रैंकिंग है वो है 13। मतलब यूपी की देखा जाए तो यूपी के खिलाड़ियों के द्वारा कोई बहुत अच्छा इसमें जो है मतलब वो नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया और ख़राब स्थिति में यूपी की है। बल्कि वहीं अगर उत्तराखंड के खिलाड़ियों को देखा जाए तो वो मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। सबसे अगर भले पदक तालिका में उनकी रैंकिंग 7वें नंबर पे है यूके के, लेकिन वहाँ के खिलाड़ियों ने तो दिल जीत लिया। तो अब सोचिए, ये उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य का यूपी के लिए सबक है। तो यूपी भी अच्छा करे। और अगर यूपी के इस 13 में भी आप देखेंगे तो कुल जो 13 रैंक है उसमें 56 इन्होंने पदक पाया है। और 56 पदक में जो है 13 स्वर्ण है, फिर 20 जो है वो रजत है और 23 जो है वो ब्रांज है, मतलब कांस्य। तो ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि आयोग अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछेगा तो ये एक स्टेटमेंट में तो दे दिया कि उसकी रैंकिंग क्या है। उसके बाद अगर उसने 56 पदक पाया तो 56 में कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने ब्रांज, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी जो है वो मेघालय में होगी। मतलब जो अगला राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा 39 नंबर, वो कहाँ आयोजित होगा? वो होगा मेघालय में। और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो 38वां उत्तराखंड में हुआ। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था। हो सकता है कि आयोग जो है कुछ तूफानी करने के चक्कर में एक रैंक पीछे जाके पूछ ले एक वर्ष, तो चूंकि प्रत्येक वर्ष होता है तो आपको कमेंट करके बताना है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था। चलिए आज का हमारा अंतिम और इस हफ्ते का महत्वपूर्ण टॉपिक, रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की नई सीएम बनाई गई हैं और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो आतिशी सिंह का लिया है, केजरीवाल का नहीं लिया। देखिए केजरीवाल ने तो इस्तीफा दे दिया था और आतिशी सिंह को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया था, तो ये आतिशी सिंह की जगह इनका जो है ये आई हुई हैं। वैसे देखा जाए तो दिल्ली की ये 9वीं मुख्यमंत्री हैं ओवरऑल, और अगर फीमेल में देखा जाए तो ये 4थी मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले देखा जाए तो सुषमा स्वराज थी, फिर शीला दीक्षित थी और अभी आतिशी सिंह थी। मतलब 3 महिला मुख्यमंत्री पहले रह चुकी हैं, ये 4थे नंबर पे है और ओवरऑल रैंकिंग 9वीं है। अगर इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो शालीमार बाग है, दिल्ली में एक स्थान है शालीमार बाग, वहाँ की विधानसभा से ये विजयी हुई हैं। और किसको हरा करके, तो आपकी जो प्रत्याशी थी वंदना कुमारी, उसको उन्होंने हराया है, वंदना कुमारी को। और इसके पहले वंदना कुमारी ने ही इनको 2 बार 2015 और 20 में हराया था और इस बार जो है वो खुद हार गई और ये जीत गई। देखिए इनका अगर राजनीतिक कैरियर देखा जाए तो 3 बार ये जो है वो पार्षद रही हैं, फिर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व मेयर भी ये रही हैं और वर्तमान में बीजेपी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मतलब अभी इनका जो प्रोफाइल है वो राष्ट्रीय महिला जो भाजपा का है महिला मोर्चा उसके उपाध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू की है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुकी थी, तो वहाँ भी ये ABVP की पदाधिकारी रह चुकी हैं। तो ये इनका जो है राजनीतिक करियर है। तो ऐसा नहीं है कि सफलता एक दिन में मिलती है या कोई पैराशूट लगा के सफल हो सकता है। अब इनसे ही आप सीख लीजिए कि इन्होंने अपना जीवन पूरा दिया और 50 साल की एज में ये है CM की कुर्सी तक पहुंची हैं। और आप लोग 1-2 साल में घबरा जाते हैं, तो इसीलिए घबराइए नहीं, निरंतर प्रयास करिए। एक आध असफलता भी हाथ लगे तो घबराइएगा नहीं, जरूर सफल होंगे, बस धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहिए। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन था वो यहीं तक था और ये कुछ लिंक्स हैं, जैसे हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, आप लोग इससे जुड़िए क्योंकि यहाँ जो है आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। साथ ही हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का जिसपे हम आप रूबरू हो रहे हैं, तो इसको तो आप लोग सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ डेली शेड्यूल के हिसाब से आपको बहुत सी सारी चीज़ें दी ही जा रही हैं। साथ में ये संदीप मिश्रा ऑफिशियल हमारा 2nd चैनल है, यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी यूट्यूब चैनल के नीचे आप जाएंगे तो आप लिंक आपको मिल जाएगा, इसको इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ भी हम जो है बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं और भविष्य में करवाते रहेंगे। तो ये दोनों चैनल आपके ही हैं, आपके द्वारा ही इसे आगे बढ़ने हैं, तो इसको सहयोग करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए आप 7303307507 पर संपर्क करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।